मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े डीसी जनरेटर और कुछ उसका कार्य सिद्धांत हम लोगों ने देखा और उसके पार्ट्स भी देखे। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं, सभी पार्ट्सों के कार्य क्या हैं और उसका डिटेल में सिद्धांत कैसे काम करता है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे विधिवत। तो चलते हैं हम लोग आज डीसी जनरेटर के भाग और उसके प्रिंसिपल पर। तो पहले बेटा आप लोग देख लें, पहले जनरेटर का जो एक सेक्शनल एरिया है वो ऐसे योक अथवा बॉडी होती है, फटाफट देख लें। पिछले वीडियो में बनाया जा चुका है। ये आपका योक हो गया, इस पर आपके मैग्नेट लग गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जब इसमें धारा डालेंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा और इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगेंगी। ये आपका धुर्रा हो गया, इस पर हम लोग कम्यूटेटर चढ़ा देंगे, दिक् परिवर्तक। ये हमारा दिक् परिवर्तक हो गया। ये हमारा दिक् परिवर्तक। इसके ऊपर हम लोगों का आर्मेचर रहेगा ऐसे। ये हो गया आपका आर्मेचर, जिसमें कि स्लॉट कटे होंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा ऐसे ऐसे स्लॉट कटे रहेंगे, ऐसे ऐसे पूरे में स्लॉट कटे रहेंगे परिधि में, और इसी में वाइंडिंग हम लोग पिरोते हैं। तो ये आपका योक हो गया। पूरी बातें हो गई थी पिछले वीडियो में। ये ढलवे लोहे का, अभी इसकी बात करते हैं। ये आपका कोर हो गया, मैग्नेट का कोर बोलेंगे, मैग्नेट कोर या क्रोड या इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर, और इसे शू बोलेंगे, इसे आर्मेचर बोलेंगे। ये आर्मेचर, ये यहाँ पर जो है वाइंडिंग है, इसे स्लॉट बोलेंगे, ये आर्मेचर स्लॉट है। और इसे दांता बोलेंगे, ये आर्मेचर टीथ है, दांता। ये आपका सॉफ्ट है, धुर्रा है, माइल्ड स्टील का लगेगा। और ये आपका कार्बन ब्रूस हो गया, ये कार्बन ब्रूस हो गया, कार्बन ब्रूस। ये आपका कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक। इसी पर हम लोग जो है वाइंडिंग लुपेटते हैं और उसे डीसी सप्लाई देंगे। जैसे ये वाइंडिंग हम लोगों ने ऐसे ऐसे लुपेटा और इसमें ले आकर ऐसे ऐसे लुपेट देंगे, और फिर इसमें अगर हम लोग डीसी सप्लाई यहाँ से दे देंगे, यहाँ से डीसी सप्लाई दे देंगे, तो ये हमारा जो है ये हो जाएगी फील्ड वाइंडिंग। ये क्या हो जाएगी? फील्ड वाइंडिंग। एक हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक साउथ पोल बन जाएगा। जब कहीं पर भी धारा इस टाइप से एंट्री लेगी, जिस कॉइल में धारा इस टाइप से एंट्री लेगी, तो वो सिरा नॉर्थ पोल बनेगा। और यदि कुंडली में धारा इस टाइप से सर्कुलेट हो रही है, ऐसे सर्कुलेट हो रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, तब वो साउथ पोल बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक को नॉर्थ पोल और एक को साउथ पोल ऐसे बना लेते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग डीसी सप्लाई देंगे और यहाँ पर हम लोगों की आर्मेचर के स्लॉट में जो है ये वाइंडिंग पिरोए रहेंगे। तो ये जब इसे हम लोग धुर्रे को नचाएंगे तो ये नाचेगा और चुंबक से, नॉर्थ पोल से चुंबकीय फ्लक्स साउथ पोल की ओर चलेगा। ये चुंबकीय बल रेखाएं ही यहाँ पर ऐसे चलेंगी
और इस रास्ते से होते हुए अपना परिपथ पूरा करेंगे और कुछ इस रास्ते से होते हुए अपना परिपथ पूरा करेंगे ऐसे। इसीलिए हम लोग जो है ये इसीलिए फ्लक्स हमारा कुछ फाई जो है इस रास्ते से चलेगा ऐसे ऐसे और कुछ इस रास्ते से चलेगा ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करता है। तो ये इसके मेन भाग आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसका कार्य सिद्धांत भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आपने पढ़ा कि कार्य सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा कि पहली पॉइंट तो पढ़ा ही कि डीसी जनरेटर वह युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, इसको यहाँ से धुर्रे को नचाएंगे तो हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा इसमें निवेशित करेंगे, इनपुट करेंगे। फलस्वरूप हम लोगों को जो है यहाँ से इस आर्मेचर के पास जो कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर पर जो एक कार्बन ब्रश लगा है, यहाँ से जो है अब हमें डीसी मिलेगी। तो यहाँ पर ये टर्मिनल पर हमें डीसी मिलना शुरू हो जाएगी। ये टर्मिनल हो गया इसका, ये टर्मिनल हो गया, टर्मिनल मीन्स सिरे। तो यहाँ पर तो हम कहेंगे इसको नचाने के लिए हम लोग प्राथमिक चालक के रूप में डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या स्टीम टरबाइन या वाटर टरबाइन का प्रयोग करेंगे। तो टरबाइन हमारी क्या प्राथमिक चालक है जो कि इसके धुर्रे को नचाएगी, तो जिससे हमारा आर्मेचर नाचेगा और फिर आर्मेचर में जो वाइंडिंग रखे हैं वो वाइंडिंग माने तार नाचने लगेगा, कंडक्टर चालक, और वो चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्सों को काटने लगेगा, जिससे इस आर्मेचर में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसके कारण तार के या वाइंडिंग के या कॉपर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो चलने लगेंगे और हमें धारा मिलने लगेगी। वो धारा आएगी इस कम्यूटेटर में, दिक् परिवर्तक में आएगी, वो जो है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली आप समझ सकते हैं बेटा कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो दोनों दो विपरीत पोल है। और एक चुंबक भी आप लेंगे तो उसमें दो पोल मस्ट हैं, सिंगल पोल का कोई चुंबक बनता नहीं है। तो यहाँ पर दो पोल हैं यानी एक चुंबक लगा है और ये जो बॉडी के साथ अटैच है, इसीलिए बॉडी हम लोग जो है कास्ट आयरन की या फिर इस्पात की ही बनाते हैं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं इस्पात को या फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को ही आकर्षित करती है या उसमें से चल सकती है। अगर बॉडी हम लोग लकड़ी या माइका का बनावें तो उसमें हमारा ये चुंबकीय बल रेखाएं नहीं चल पाती हैं। इसीलिए मोटर की और जो हमारा जनरेटर है इन सब की बॉडियां हम लोग जो है इस्पात की यानी लोहे की ही बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दो पोल यानी एक चुंबक का ये जनरेटर आपको दिखाया गया है। ये 4 पोल भी हो सकता है, 6 पोल, पिछले वीडियो में 4 पोल हमने बनाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यही चुंबक से निकलने वाली नॉर्थ पोल से हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल में मिलती हैं। तो मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं अथवा चुंबकीय फ्लक्स फाई, ये चुंबकीय फ्लक्स फाई आएगा ऐसे ऐसे और इस रास्ते से अपना परिपथ ऐसे ऐसे पूरा करेगा। कुछ चुंबकीय बल रेखाएं इस रास्ते से ऐसे ऐसे अपना परिपथ पूरा करेंगे, यानी इसी योक अथवा बॉडी से ही होकर वो अपना परिपथ पूरा कर पाती हैं। अतः हम लोग इसे लकड़ी या माइका का नहीं लगा सकते। अब जब ये चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय फ्लक्सों को चालक हमारा काटेगा तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए भी अगर आप समझना चाहें डिटेल में बेटा, तो उसको फैराडे साहब ने दिया, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। तो फैराडे साहब का कल उस दिन बातें हुई थी कि फैराडे साहब ने एक कॉइल लिया और उसमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया और जब चुंबक का नॉर्थ पोल इसके पास ले आए, ये नॉर्थ है ये साउथ, तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो जब इसको पास ले आते हैं तो ये सिरा भी नॉर्थ पोल बन जाता है और ये सिरा तब कुंडली का साउथ पोल बन जाता है। और पास लाने का, ये हम पास ला रहे हैं बेटा,
तो पास, चुंबक के पास लाने का, तब इसमें डी फाई होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? फ्लक्स में परिवर्तन कराने के लिए। अगर ये दोनों ऐसे पास पास जनरेटर में रखे हुए हैं बेटा, लेकिन कोई भी जो है विद्युत वाहक बल नहीं बनता है, कोई भी धारा उत्पन्न नहीं होती है, जब तक कि हम लोग इस चुंबक को अथवा इस कुंडली को डीजल इंजन या प्राथमिक चालक से इसको नचावें न, या इसके दूर पास न ले आवें। तो जैसे हम लोग दूर पास ले आते हैं, इसमें घुसने वाले फ्लक्स का मान कम और ज़्यादा होने लगता है, जिससे डी फाई होने लगता है, और फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर डी फाई बटे डी टी। समय आपको चल ही रहा है, ये हो गया वेबर और बटे हो गया सेकेंड। वेबर प्रति सेकेंड को ही वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इतने वोल्ट का विद्युत वाहक बल, यही है आपका EMF अथवा विद्युत वाहक बल। ई वोल्ट का उत्पन्न होने लगता है। ये फैराडे साहब ने दिया। तो देखा ना, जब ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि जब चुंबक को कुंडली के पास ले आएंगे नॉर्थ पोल को, तो वो सिरा कैसा कुंडली का बन जाएगा? तो सेम पोल का बनकर और पास लाने का ये विरोध करेगा। ये पहली स्थिति हो गई। अब ऐसे ही अगर दूसरी स्थिति में देखें, सेकेंड स्थिति में देखें, यदि ऐसे ही कुंडली ले लें, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब चुंबक को दूर हटाएं। चुंबक को क्या करें? इस नॉर्थ पोल को, और ये चुंबक है बेटा, इसको अगर हम दूर हटाते हैं, देखिए कुंडली से दूर हटाते हैं, तो ये खड़ दे साउथ पोल बन जाता है। और अगर नॉर्थ के कारण अब धारा देखिए ना, ऐसे ऐसे इसमें बह रही है, यानी ऐसे ऐसे बह रही है, तो अब जब दूर हटाएंगे ये साउथ पोल बन जाएगा, तो अब इसमें धारा ऐसे ऐसे चलने लगेगी। देखिए ऐसे ऐसे, यानी ये यस बनते ही धारा ऐसे ऐसे चलने लगेगी, ये ऐसे ऐसे। तो धारा आई इसमें ऐसे ऐसे चलेगी, और यहाँ पर धारा आई ऐसे चल रही है। तो एक बार गैल्वेनोमीटर इसमें तब इधर की ओर भाग जाएगा, और जब धारा इधर से ऐसे, तब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इधर की ओर भागेगा ऐसे। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि यदि कुंडली का ए सिरा जो है ए और बी कर दिया जाए, ए और बी कर दिया जाए, और यहाँ पर भी ए और बी सिरा कर दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि जब नॉर्थ पोल को कुंडली के समीप लावें तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कुंडली का पास वाला, चुंबक के पास वाला सिरा समान पोल का बन जाएगा। नॉर्थ पोल ले आ रहे हैं तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और धारा ऐसे ऐसे बहेगी, यानी तब आप कहेंगे बी से ए की ओर बहेगी। और अगर नॉर्थ पोल को दूर हटा रहे हैं, या बेटा मैंने दूर लिख दिया, चुंबक तीर भी इधर की ओर बना दिया, कुंडली से दूर हटा रहे हैं चुंबक को, तो चुंबकीय जैसे ही दूर हटाएंगे ये विपरीत पोल यानी साउथ पोल, नॉर्थ को दूर हटा रहे हैं नॉर्थ पोल को, तो यहाँ साउथ पोल बन जाएगा, और अब ये सिरा नॉर्थ पोल बन जाएगा, और क्या करेगा? हमारे दूर हटाने का विरोध करेगा। तो इस तरह से अब धारा का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। साउथ पोल बनने की वजह से अब धारा जो है ऐसे ऐसे चलने लगेगी, यानी ए से बी की ओर चलने लगेगी। ये सेकेंड स्थिति हो गई। ये फर्स्ट स्थिति अगर इसको मानते हैं तो इसको सेकेंड मानेंगे, ऐसे हो गए। अब ऐसे ही साउथ पोल को ले आएं, ऐसे ही ये साउथ पोल को यदि ले आवें, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाकर साउथ पोल को इसके पास ले आवें, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल ऐसे ले आवें, तो आप देखेंगे इसके पास ले आएंगे तो ये नॉर्थ, ये सेम पास लाने पर क्या होगा? साउथ पोल बन जाएगा पास लाने पर। विपरीत पोल हमेशा बनकर और समान पोल हमेशा बनकर उसके पास आने का विरोध करेगा, तब ये सिरा नॉर्थ पोल बनेगा। ऐसे ही सेकेंड में अगर आप इसी चुंबक को दूर हटावें, चुंबक को दूर हटावें, तो कुंडली के ये पास वाला सिरा जो है, कुंडली के पास वाला सिरा खड़ दे नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये सिरा अब साउथ पोल बन जाएगा।
जिससे क्या होगा कि चुंबक के दूर हटाने का ये विरोध करेगा। समान पोल में प्रतिकर्षण, तो यहाँ समान पोल में प्रतिकर्षण बल लगेगा और यहाँ पर असमान पोल अब बन गया और उसमें आकर्षण लगने लगेगा और यह जो है हमारे दूर हटाने का विरोध कर रहा। हम चुंबक को दूर हटा रहे हैं तो हमारे दूर हटाने का ये विरोध करेगा आकर्षण बल लगाकर। तो आपको बताया गया कि यही आकर्षण बल जो है लगाकर विरोध करता है, तो लेंज साहब ने ये बताया कि ये जिससे इसमें धारा उत्पन्न होती है अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अगर चुंबक को गति न कराया जाए अथवा कुंडली को गति न कराया जाए तो इसमें न तो प्रेरित विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि इसमें गति कराया जा रहा है इसीलिए इसको कहते हैं गतिकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्ट में बनेगा बेटा, जब ये वोल्टेज बनने लगेगा तब इस कुंडली के मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने लगेंगे और इस तरह से इस कुंडली में धारा बहने लगेगी। तो लेंज ने ये भी बताया कि ये कुंडली के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं की बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इन पर एक विद्युत वाहक बल शब्द है तो वो विद्युत वाहक बल जब लगने लगता है, वोल्ट में लगेगा, मात्रक वोल्ट है, तो उसके कारण यही मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस तरह से धारा मिलने लगती है हम लोगों को, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल केवल विद्युत वाहक बल बनता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि इसमें जब फैराडे साहब से पूछा गया कि इसमें धारा कहाँ से आ गई, तो ओरस्टेड साहब ने पहले ये बताया ही था कि जब आवेश गतिशील होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके कई साल बाद 1831 में आपके ये जो हम लोग फैराडे साहब का नाम लेते हैं, ये वैज्ञानिक माइकल फैराडे साहब ने जो है 1831 में ये बात सोचा कि यदि आवेश के चलने से तार में जब आवेश चलता है तो उस तार के चारों तरफ बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो उन्होंने यही सोचा कि यदि आवेश के चलने से चुंबक बन सकता है तो चुंबक के चलने से आवेश भी पैदा होना चाहिए। कहने मतलब यह है कि ओरस्टेड साहब का उल्टा सोचा। फैक्ट है, हर आदमी सोचना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोचा, केवल फैराडे साहब ने सोचा इस बात को कि यदि आवेश के चलने से चुंबक बन सकता है तो चुंबक के चलने से आवेश भी पैदा होना चाहिए। और उसी बात को ये प्रैक्टिकल के रूप में उन्होंने साबित करने के लिए एक तार लिया और उसमें गैल्वेनोमीटर ये लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, केवल डिफ्लेक्शन देता है। तो उन्होंने कुंडली के दोनों सिरों को जब गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया और उसके बाद एक चुंबक को चलाना शुरू किया कि हम चुंबक को चला रहे हैं तो इसमें आवेश पैदा होगा। आवेश यदि पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगा, तो हम जान जाएंगे कि हमारे तार में आवेश पैदा हो गया। तो इसी बात को साबित करने के लिए बहुत छोटा सा इन्होंने प्रैक्टिकल किया और आप देख रहे हैं कि आज इसी सिद्धांत पर, यही सिद्धांत आपका यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसी बात को हाथ से कब तक आप चुंबक को चलाएंगे अथवा चुंबक को स्थिर रखकर इस चालक को, कुंडली को कब तक दूर पास करेंगे, तो इसको चलाने के लिए हम लोग धुर्रे का प्रयोग करते हैं। इसे डीजल इंजन से नचाते हैं। ये जो चुंबक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही चुंबक ये वाला चुंबक है और जो ये कुंडली देख रहे हैं वो कुंडली वाला तार इस आर्मेचर में फिट है और ये व्यवस्था दे दी गई। आज इसी सिद्धांत पर, यही फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पर पूरे विश्व में वैद्युत ऊर्जा का जनन किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बातें और बता दें, भले ये डीसी जनरेटर है लेकिन इसमें चूंकि एक नॉर्थ पोल है बेटा, एक साउथ पोल है, तो एक चक्कर भी चालक घूमेगा या नाचेगा तो एक बार नॉर्थ को काटेगा, एक बार साउथ को काटेगा। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों दो विपरीत पोल हैं। दोनों क्या हैं, एक चुंबक के दो विपरीत पोल हैं। एक छोटा सा भी कण
चुंबक में से आप ऐसे अलग करेंगे तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, यानी दो विपरीत पोल हैं और एक हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर रहता है, एक हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहता है। तो आप केवल इन जनरल वे में समझ सकते हैं कि जब दोनों दो विपरीत पोल हैं तो अगर कोई चालक इन्हें काटेगा तो क्या होगा कि अगर इसके कारण जो है क्लॉकवाइज धारा बहेगी तो इसके कारण उसके विपरीत में धारा बहेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। यानी एक पोल के कारण यदि दक्षिणावर्त धारा बहेगी तो दूसरे पोल के कारण विपरीत यानी वामावर्त धारा बहेगी। और जब इस टाइप से धारा हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव उसी को कहते हैं, अथवा आधा चक्र धनात्मक आधा चक्र ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि बिना इन चुंबकीय फ्लक्सों को काटे उसमें न तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ना ही धारा बहेगी। और चूंकि बेटा ये गति कराया जा रहा है इसीलिए इसको फैराडे साहब के जो नियम को कहते हैं, इसी को कहते हैं गतिकीय प्रेरण। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फैराडे का गतिकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही है प्रेरण यानी इंडक्शन। कैसा है? गतिकीय। अगर दोनों रखे हुए हैं, कोई गति नहीं कर रहा है, या तो कुंडली गति करेगी अथवा चुंबक गति करेगा, दोनों में से कोई न कोई जब तक गति नहीं करेगा तब तक जो है वैद्युत ऊर्जा का जनन नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा हमारा जो ये गति कराया जाएगा और उसको हम लोग टरबाइन या जनरेटर से गति कराएंगे, इसलिए इसे कहते हैं कि हमारा जो जनरेटर है ये फैराडे के गतिकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्या है तो वह बातें आपको पूरी बताई गई थी बेटा कि जब कोई भी चालक अथवा कुंडली चुंबकीय फ्लक्सों को परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है तो उसमें इस फार्मूले से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इतने वोल्ट का उत्पन्न हो जाता है। ये एक टर्न में उत्पन्न होगा, ऐसे टर्न n होगा तो n d∅/dt वोल्ट हो जाएगा, होने लगता है, जिससे तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होने लगते हैं, वाइंडिंग के मुक्त और धारा मिलने लगती है। तो यही है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अब आपको ये बता रहे थे हम कि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो दोनों के कारण दो अर्ध माने धनात्मक एक ही चक्कर में अगर इस नॉर्थ पोल के कारण बेटा क्लॉकवाइज धारा बहेगी तो इस साउथ पोल के कारण एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी। इस तरह से ऐसी धारा को हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। तो यानी जो इस आर्मेचर में उत्पन्न होता है वो एसी उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है? एसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और एसी धारा उत्पन्न होती है, लेकिन उसी को एक कम्यूटेटर जो कार्बन ब्रश के द्वारा। तो अब क्या होगा, जो हमारा आर्मेचर होगा, आर्मेचर की जितनी भी सिरे निकलेंगे वो आके कम्यूटेटर में जुड़ेंगे और कम्यूटेटर क्या करेगा, उनको उस एसी को डीसी में बदल देता है। इस तरह से अब यही बन जाता है डीसी जनरेटर। अगर हम लोग इसमें कम्यूटेटर निकाल दें बेटा तो ये प्योर जो है एसी जनरेटर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी जनरेटर बन जाएगा। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दोनों दो विपरीत पोल हैं और उसके बीच में जब भी किसी चालक को घुमाया जाएगा बेटा तो वो क्या होगा कि नॉर्थ पोल के कारण यदि धारा क्लॉकवाइज बहेगी तो साउथ पोल के कारण एंटी क्लॉक मान विपरीत धारा बहेगी, और ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा अथवा एसी धारा बोलेंगे। और फिर यहीं कम्यूटेटर में जब आ जाएगी तो कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना अथवा डीसी को एसी में बदल देना। तो इस तरह से फिर वहाँ आर्मेचर की सप्लाई को हम लोग ले आते हैं कम्यूटेटर में और कम्यूटेटर जो है उस एसी को बदल देता है डीसी में, तब यही हो जाता है डीसी जनरेटर। ये क्या हो जाता है? डीसी जनरेटर। पक्का हो गया? तो हम लोग
आगे देखते हैं इसकी जो एक एक करके इसका और सिद्धांत भी हम लोग देख लें, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कार्य सिद्धांत में हम लोग देख लेते हैं बेटा, अगर एक ऐसे हम लोग नॉर्थ पोल ले लें और इधर जो है साउथ पोल ले लें, ये ऐसे आपका जुड़ जाएगा। ऐसे हम ऐसे चित्र बनाया जाता है, लेकिन ऐसे ये जुड़ गया तो एक आपका माने चुंबक हो गया, मैग्नेट हो गया, उसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। इसमें अगर हम लोग जो है ऐसे वाइंडिंग ले लें, एक लूप ले लें बेटा, ऐसे एक लूप ले लें ऐसे, ऐसे एक लूप ले लें और इसको हम लोग जो है ऐसे स्लिप रिंग से जोड़ दें, स्प्लिट विभक्त स्लिप रिंग से ऐसे जोड़ दें। यहां पर हम लोग जो है कार्बन ब्रूस लगा दें। इधर भी कार्बन ब्रूस लगा दें। कार्बन ब्रूस हमारे फिक्स रहेंगे और यहाँ से बेटा हम लोग जो है ऐसे लोड को जोड़ दें। ये हमारा लोड हो गया ऐसे, ये लोड का रेजिस्टेंस R हो गया, ये हमारा लोड हो गया। अब इसमें धारा बहेगी और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो हमारा V होगा और इसी में धारा I बहेगी। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका धुर्रा हो गया, ऐसे। अब इसी के परिता अगर मान लीजिए कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ये इधर की ओर घुमा रहे हैं ऐसे, तब क्या होगा कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि फैराडे साहब में जो चुंबक के पास ये कुंडली, ये क्या बेटा, एक लूप है अथवा एक टर्न है। ये आपका क्या है, लूप, इसी को बोलेंगे लूप है अथवा सिंगल टर्न है। कुंडली का क्या है, ये सिंगल टर्न है, ये सिंगल टर्न है। और ये सिरे को अगर हम लोग जो है ए बी कर दें, ए बी, इसे C और इसे D कर दें, तो देखिए एक टर्न में दो कंडक्टर होते हैं। एक टर्न में सिंगल टर्न है, यानी एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं, दो चालक होते हैं। एक टर्न में दो चालक होते हैं। पहला है AB, पहला चालक है AB और दूसर का चालक है CD। ये दो चालक हो गए, एक ये चालक हो गया और एक ये चालक हो गया। यानी जब एक टर्न की कुंडली बनाई जाती है बेटा, तो उसमें कितने चालक हो जाते हैं, दो चालक हो जाते हैं। एक चालक आपका ये AB हो गया और दूसर का चालक आपका CD हो गया। अब जब इसे धुर्रे के परितः इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यानी वामावर्त, इसे क्या कहेंगे, वामावर्त घुमा रहे हैं। तो जब ये कुंडली जो है देखिए ना, ये इसके पास ऐसे मान लीजिए कुंडली है और इसको आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जब सिरा AB वाला इसके पास आएगा
तो ये सिरा भी खड़दे जो है नॉर्थ पोल बन जाएगा। जब पास ले आएंगे बेटा तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये वाला तब जो है साउथ पोल बन जाएगा। और नॉर्थ पोल की वजह से क्या होगा कि आपको मालूम है कि धारा कैसे बहेगी, तो ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे बहेगी। तो अब धारा ए बी में ऐसे आएगी और ऐसे आएगी और इस कार्बन, ये कार्बन ब्रुश जो है, मान लीजिए ब्रुश B1 इसे मान लेते हैं, इसे ब्रुश B1 और इसे ब्रुश B2 मान लेते हैं, कार्बन ब्रुश B2, इसे स्लिप रिंग C1 ये हो गई और इसे मान लेते हैं C2। तो इस तरह से ये स्लिप रिंग किसकी बनी हुई है, तो स्लिप रिंग जो है आपकी हार्ड कापर की अथवा ब्रॉस की बनी रहती है और ये विभक्त स्लिप रिंग है। कैसी है, स्प्लिट स्प्लिट स्लिप रिंग इसे बोलते हैं बेटा, स्प्लिट स्लिप रिंग बोलते हैं। ये काहे की बनी है, ब्रॉस की बनाते हैं, ब्रॉस यानी पीतल की, और हार्ड कापर की बनाते हैं, हार्ड कापर की ये स्लिप रिंग बनी हुई है। ये जो है स्लिप रिंग है, ये विभक्त है और इस लूप का सिरा इसमें आकर जुड़ा हुआ है। अब सप्लाई जो आएगी आपके स्लिप रिंग C1 में आएगी और C1 से टच है आपका कार्बन ब्रुश और वो कार्बन ब्रुश से होते हुए धारा अब ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे जाएगी और ऐसे अपना परिपथ पूरा करेगी और फिर इस रास्ते से होते हुए यहाँ से इस स्लिप रिंग से होते हुए ऐसे होते हुए अपना परिपथ पूरा करेगी। क्लियर हो गया? फिर आप देखें ध्यान से, यानी धारा इसमें इधर की ओर जा रही है, धारा I जो है इधर की ओर जा रही है। अब देखें क्या होगा, ये आपका कार्बन ब्रुश बेटा B1 और B2 ये फिक्स हैं, ये स्थिर रहेंगे। ऐसे यहाँ पर भी ये कार्बन ब्रुश जो हमने लिखा है, ये कार्बन ब्रुश ये फिक्स रहते हैं, ये नहीं घूमते हैं। केवल आपका जो है ये धुर्रा नाचेगा और ये आपका कम्यूटेटर नाचेगा और कम्यूटेटर के परिधि पर देखिए ना, ये कम्यूटेटर की जो परिधि है उस परिधि पर ये जो है आपके कार्बन ब्रुश जो है केवल रगड़ बनाए रहते हैं। कार्बन ब्रुश स्थिर होकर रगड़ केवल उसकी परिधि पर बनाए रहते हैं और फिर इसी कार्बन ब्रुश से अब होकर DC धारा बाहर जाती है। यानी आपका कार्बन ब्रुश क्या काम करता है बेटा, तो कार्बन ब्रुश जो है अंदर कम्यूटेटर से लेकर और बाह्य परिपथ को जोड़ने का काम करता है। तो वही कार्बन ब्रुश यहाँ पर भी लगा दिया गया बेटा। ये देखिए कार्बन ब्रुश फिक्स है और चूंकि ये लूप आपकी कुंडली ऐसे ऐसे नाच रही है, तो अब यही स्लिप रिंग नाच कर इधर आ जाएगी और ये वाली स्लिप रिंग जो है ऐसे, दोनों बेटा ऐसे हैं। तो अब जब ये नाच रहा है बेटा ऐसे ऐसे, तो अब यही क्या होगा देखें ध्यान से, तो यही स्लिप रिंग जो है अब नाच कर ये ऐसे ऐसे नाचेगी तो ये ऐसे हो जाएगी। यानी अब ये वाली स्लिप रिंग इस कार्बन ब्रुश के टच में आ जाएगी और जो ये वाली इस समय टच में है ये वाली जो है घूम कर चली जाएगी B2 वाले कार्बन ब्रुश के संपर्क में। अभी ऐसे है, फिर ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी और ये ऐसे हो जाएगी और यही क्रिया बार बार चलती रहेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि धारा हमेशा आप देखेंगे I जो है हमारा एक ही डायरेक्शन में इस प्रतिरोध पर अथवा लोड पर RL, लोड के हम लोग कहते हैं लोड का रेजिस्टेंस, इसमें धारा हमेशा जो है एक ही दिशा में बहती रहेगी। अब फिर देखिए क्या होगा, अगली बार जब होगा तो ये ऐसे नाच कर अब से, ये तो फर्स्ट चांस हो गया, ये पहली बार हो गया। अब सेकेंड बार क्या होगा कि अब आप देखेंगे कि नाच कर जो है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब ये सिरे पलट जाएंगे बेटा। तो सिरे पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये CD यहाँ आ जाएगा, देखिए C और D सिरा आप यहाँ आ जाएगा सेकेंड पोजीशन में और AB इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB इधर हो जाएगा। अब क्या होगा, जैसे CD
पलटकर इस पार आया है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, फिर ये सिरा चूंकि पास आ रहा है इसलिए फिर ये अब नॉर्थ पोल बन जाएगा। कुंडली का जो भी सिरा इसके पास आएगा तो वो उसका विपरीत पोल बनेगा, और जैसे ही दूर हटेगा तैसे ही विपरीत पोल बनेगा दूर हटने पर, और जैसे ही पास आएगा तैसे ही सेम पोल बन जाएगा। तो जब ये सिरा नाचकर इस पार आएगा तो यहाँ पर सेम पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बन जाएगा, और ये वाला तब साउथ पोल बन जाएगा। अब फिर धारा क्या होगी, इसी डायरेक्शन में फिर बहेगी और फिर ऐसे होते हुए ही अपना परिपथ। तो इस तरह से आपका जो भी पोल नाचकर इस नॉर्थ के या साउथ के संपर्क में आता है तो सेम पोल बनकर उसका वो विरोध करता है, और जैसे ही दूर हटने लगता है तो विपरीत पोल बनता है। तो इस तरह से बेटा धारा आप देखेंगे, चाहे ए बी सिरा इसके संपर्क में आवे, चाहे बी ये सी डी सिरा संपर्क में आवे, हमेशा धारा जो है इसमें इसी रास्ते से होते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे परिपथ पूरा करेगी, और इस तरह से यहाँ पर हमें डीसी धारा मिलेगी। हम लोग डीसी धारा को जानते हैं कि वह धारा जो समय के साथ साथ अपना मान व दिशा नहीं बदलती है। तो इस तरह से ये अपना देखिए एक ही डायरेक्शन में इधर बहती रहेगी, इस तरह से हमें डीसी मिलती रहती है। तो यही इसका कार्य करने का सिद्धांत है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही ये क्या है, स्प्लिट स्लिप रिंग यानी विभक्त स्लिप रिंग। स्प्लिट का मतलब विभक्त। एक पूरी स्लिप रिंग ऐसी नहीं है बेटा, एक पूरी ऐसी स्लिप रिंग नहीं है बल्कि विभक्त है, यानी दो भागों में बटी हुई है, यानी खंडों में। क्या है, सेगमेंट बोलेंगे, ये खंड है। इसी को खंड को क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। ये सेगमेंट में है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी लड़कों से ये पूछा जाता है कि भाई कम्यूटेटर कैसे काम करता है, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। अब ये कम्यूटेटर भी क्या है बेटा, तो आपका ये जिस धातु का स्लिप रिंग बनी है, ब्रास का अथवा हार्ड कॉपर का, तो हमारा कम्यूटेटर भी क्या है, हार्ड ड्रान कॉपर का बनाया जाता है। किसका, हार्ड ड्रान कॉपर का ये कम्यूटेटर बनाया जाता है। और ये जो हमने ऐसे ऐसे लाइन इसमें खींच रखा है, इसका मतलब क्या है, सब खंडों में बना है। माने एक सॉलिड पीस का न बनकर तमाम ये खंडों में बना है। जैसे हमारी विभक्त स्लिप रिंग है, दो खंड में है, ऐसे यहाँ पर 4 खंड लगा देंगे, 6 खंड लगा देंगे, तो यही स्लिप रिंग ही है, यही वाली स्लिप रिंग है। लेकिन अब उसी को नाम यहाँ पर दे दिया गया कम्यूटेटर। जो काम यहाँ पर स्लिप रिंग कर रही है वही काम अगर ये जो है कंप्लीट, आप ऐसे कंप्लीट एक रिंग बना देते तब हमें डीसी नहीं मिलती, तब हमें क्या मिलता, यहाँ पर एसी मिलता। लेकिन विभक्त स्लिप रिंग की वजह से ही हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर डीसी मिल रही है। हमेशा धारा जब भी बहेगी इसी रास्ते से बह रही है, जब भी बहेगी इसी रास्ते से बह रही है, इसी रास्ते से परिपथ पूरा कर रही है, ऐसे ऐसे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी जो काम यहाँ पर बेटा स्लिप रिंग का, ऐसे यहाँ पर केवल 2 सेगमेंट लगाए गए हैं, और जब ऐसे ढेर सारे कई सेगमेंट लगा दिए जाते हैं स्लिप रिंग के जब छोटे छोटे, तो वही स्लिप रिंग अब न होकर अब वो बन जाती है कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक हो जाती है। यहाँ पर भी एसी को बदलने का काम ये ही जो है आपकी स्लिप रिंग कर रही है। अतः ये स्लिप रिंग क्या है, एक कम्यूटेटर की तरह से काम करने वाला छोटा सा हिस्सा है, और जब ऐसे कई टुकड़ों में लगा दिया जाता है तो यही स्लिप रिंग बन जाती है दिक् परिवर्तक। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। जैसे यहाँ पर वो डीसी में बदल रही है, वैसे ही अब कम्यूटेटर भी इस आर्मेचर में एसी उत्पन्न होगा और उसे हमें डीसी में परिवर्तित करके देगी, तब इसे कहेंगे डीसी जनरेटर। और परिभाषित करेंगे कि डीसी जनरेटर वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट वैद्युत ऊर्जा में या डीसी वैद्युत ऊर्जा में बदल देती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेटा
ये जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और प्रेरित धारा, अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 Znp/60 ये वोल्ट होता है, तो अभी उसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। लेकिन ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रेरित, सारी बातें हो गई कि हम लोग डीसी जनरेटर किसे कहेंगे, ये किसके, तो आप कहेंगे फैराडे के गतिकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्या है वो आपको बता दिया कि जब कोई चालक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उस चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है। उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे EMF कहेंगे, EMF बेटा कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा दोनों की दिशा एक होती है या दोनों की दिशा समान होती है। क्लियर? जैसे बेटा अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ये चुंबक बनाया था ऐसे, और उसमें ये लूप लिया था, इस टाइप से लूप लिया था, ऐसे लूप लिया था। तो इसमें अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो है इस डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है, तो धारा I भी इसी डायरेक्शन में, प्रेरित धारा I भी इसी डायरेक्शन में, और इधर जो है ऐसे आ रहा है, तो E का मान इधर अगर ऐसे देखें तो I का मान जो है ऐसे है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा दोनों की दिशा सेम होती है। तो दोनों की दिशा समान होती है। यहाँ पर देख लें ध्यान से, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ऐसे नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलकर साउथ पोल की ओर चलती हैं बेटा, इस तरह से चलती हैं। और इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं को जब ये चालक काटेगा और ये चालक काटेगा, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E अगर नीचे की ओर इसका डायरेक्शन है, तो धारा भी उसी डायरेक्शन में बहेगी। ठीक है? इस तरह से आप देखेंगे कि इसको घुमाने के लिए हम लोग मैकेनिकल टार्क दे रहे हैं। अगर मैकेनिकल टार्क हम लोग इधर की ओर दे रहे हैं, मैकेनिकल टॉर्क हम लोग इधर की ओर दे रहे हैं, अगर TM कहें, मैकेनिकल टार्क इसको धुर्रे को घुमाने के लिए ऐसे अगर दे रहे हैं इधर की ओर, तो एक जो है बेटा इलेक्ट्रिकल टार्क इसके विपरीत लगने लगता है। इलेक्ट्रिकल टार्क, TE फॉर इलेक्ट्रिकल टार्क। इलेक्ट्रिकल टार्क क्या होगा? तो अभी आप जान रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये वाला भी सिरा तब नॉर्थ पोल बन जाएगा। जैसे ही धारा बहने लगेगी तो कुंडली भी चुंबकीय हो जाती है और चुंबक का, कुंडली का ये सिरा समान पोल बनकर और इस पर एक बल लगाने लगता है। इस तरह से एक बल आघूर्ण विकसित हो जाता है, उसी को हम लोग टार्क कहते हैं। तो इसे कहेंगे वैद्युत टार्क और इसे कहेंगे यांत्रिक टार्क। हम लोग इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो हमारा मैकेनिकल टार्क इस डायरेक्शन में मैंने बना दिया, लेकिन लेंज साहब ने बताया कि ये जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो इलेक्ट्रिकल टार्क जो है वो आपका फिर इस डायरेक्शन में लगेगा, और प्लस घर्षण टार्क भी अगर आप कहें तो वो भी इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन टार्क भी लगेगा, TM। फ्रिक्शन भाई घुमाएंगे तो बैरिंग है, धुर्रा है, घूमेगा तो घर्षण भी होगा, कुछ कुंडली हवा भी बांधेगी। तो इस तरह से फ्रिक्शन टार्क और आपका इलेक्ट्रिकल टार्क ये दोनों मिलकर आपके मैकेनिकल टार्क के बराबर होंगे। तो खैर ये अगर आप ऐसे चाहें तो आप कह सकते हैं कि TM यानी मैकेनिकल टार्क बराबर हो गया इलेक्ट्रिकल टार्क प्लस फ्रिक्शन टार्क यानी घर्षण टार्क। तो ये कैसे इलेक्ट्रिकल टार्क उत्पन्न हुआ? आप देख रहे हैं कि ये
जब कहीं भी धारा बहने लगेगी तो ये कुंडली भी चुंबकीय हो जाएगी, ओस्टेड साहब ने ही बताया। और जैसा ये पोल होगा उस हिसाब से यहाँ पर पास आएगी कुंडली तो समान पोल बन जाएगा, और यहीं कुंडली का सिरा जब उससे दूर हटने लगेगा तो खट दे यहीं विपरीत पोल बन जाएगा। तो इस तरह से ऐसे पोल बनता है। और फिर क्या होगा कि आप देखते हैं कि समान पोल में प्रतिकर्षण और विपरीत पोल में आकर्षण होने लगता, यानी एक बल लगने लगता, और उस बल के कारण भी ये कुंडली नाचेगी या वो घूमेगी। तो वो क्या करेगी, इस मैकेनिकल टार्क के जिधर ये घुमा रहा उसके ये विपरीत दिशा में ये वाला घुमाने का प्रयास करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल टार्क लेंज के नियमानुसार कि ये जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करेगा। तो मेन जो बात हम बताना चाह रहे थे बेटा, वो ये बताना चाह रहे थे कि जिस डायरेक्शन में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, जिसका फार्मूला है EMF का फार्मूला है बेटा, आगे भी आपको बताएंगे, पूरा तो शार्ट में है, केवल N/dt वोल्ट है। और इसी को जब इस जनरेटर में और डिटेल में हम लोग करते हैं तो यही बन जाता है phi/ZNP/60A वोल्ट, इतना बन जाता है। तो यहाँ पर जो हम ये बताना चाह रहे थे कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित धारा I, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। दूसर का आप कहेंगे इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हम फ्लेमिंग के, किसके, फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, यानी प्रेरित, जैसे जनरेटर में, जैसे आपके जनरेटर में कौन सा लगेगा, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये दायां हाथ ये है, बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इसी को दाएं हाथ को कहेंगे राइट हैंड रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक, BTEC सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे अक्सर जो ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल phi/ZNP/60A या -N/d∅/dt वोल्ट का बनेगा, इस विद्युत वाहक बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। और जिस दिशा में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बेटा, उसी डायरेक्शन में प्रेरित धारा भी बहेगी। चूंकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसलिए जो धारा I बहेगी उस धारा I को भी हम लोग कहेंगे प्रेरित धारा। और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। वो डायरेक्शन किधर की ओर होगा उसके लिए फ्लेमिंग साहब ने एक नियम दिया, और वो दिया दाएं हाथ का नियम एवं बाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का जो नियम है बेटा, वो हमारे इसी जनित्र में या जनरेटर में लगता है, और बाएं हाथ का नियम हम लोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, जस्ट लाइक मोटर क्या है, चुंबकीय में क्षेत्र में हम लोग जो है सप्लाई डालते हैं, मोटर में आप लोग सप्लाई डालते हैं वाइंडिंग में, तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक बन जाता है, और उस पर एक बल लगने लगता है जिससे मोटर का धुर्रा नाचने लगता है, और उस धुर्रे पर हम लोग फिर पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं, तो उसी को हम लोग मोटर कहते हैं। यानी मोटर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, आपने सप्लाई डाल दिया मोटर में तो हो गया धारावाही चालक। तो अब मोटर तो नहीं लिखाया गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मोटर में लगेगा। आप कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए या बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग साहब ने बाएं हाथ का नियम दिया, और
जनरेटर में जब चुंबकीय फ्लक्सों को कोई चालक काटता है और उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग साहब ने दाएं हाथ का नियम दिया। पक्का? तो अब हम लोग जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी बेटा इसी समय देख लेते हैं। ये देखिए आपका राइट हैंड है, दायां हाथ है, ये अंगूठा है, इसे हम कहेंगे फोर फिंगर, चौथी उंगली बेटा कहें आप, और इसे सेंटर फिंगर। तो यानी आप यूं कहें कि अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार सेट करें कि वो एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तो देखिए मैंने सेट कर दिया, ये एक दूसरे के लंबवत हो गए। क्लियर? ये इससे लंबवत, इससे ये भी लंबवत, सब एक दूसरे से लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 अंश पर। तो दाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली, दोनों उंगलियों को इस प्रकार सेट करें कि सब एक दूसरे से लंबवत हों। तब क्या होगा? इसे हम लोग घुमा रहे थे बेटा, नचा रहे थे, तो अंगूठा जो है चालक के गति की दिशा, यही है, ये आर्मेचर में आपके चालक हैं, उनको नचाने के या उसके गति कराने की दिशा को व्यक्त करता है। और ये चौथी उंगली को हम लोग कहेंगे फोर फिंगर, एफ से फोर, एफ से फील्ड। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। और सी फॉर सेंटर फिंगर, सी से करंट, सी से सेंटर, तो सी फॉर सेंटर फिंगर और सी से ही करंट। यानी ये जो बिचली उंगली है, मध्यमा उंगली है, सेंटर फिंगर है, ये धारा की दिशा, और जिधर आपके धारा की दिशा है उधर ही आपके विद्युत वाहक बल ई की दिशा है। तो आप ये कहेंगे कि सेंटर फिंगर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं, कोई नहीं देता है, सब केवल किताब में जो लिखा हुआ है केवल वही बातें व्यक्त करते हैं कि इसको जो है याद कर लो, एफ है, इसको याद कर लो, बी है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इसको कहेंगे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो इसको जो है ई डिनोट कर लो अथवा आई डिनोट कर लो। ऐसा कुछ नहीं, तो कहेंगे एफ बी आई डिनोट कर लो, याद कर लो, अंगूठा एफ है, ये जो है बी है, ये जो है आई है। कैसे एफ बी आई क्या हो रहा है वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते हैं। मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ बेटा कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आप जो है जीवन भर याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको किताब में रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप केवल ये याद रखें, अंगूठा तो हमेशा बल अथवा गति की दिशा को व्यक्त करता है। आप खुद देखिए ना, ऐसे आप उंगली मोड़ते हैं, इस उंगली में कोई भी बल नहीं है, लेकिन जैसे आप इस अंगूठे को इस अंगुली पर ऐसे लगाते हैं, फिर आप देखिए इसमें कितना बल आ जाता है। तो अंगूठा क्या है? हमेशा बल को अथवा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करता है। ये चौथी उंगली इसको कहिए, चौथी उंगली को अंग्रेजी में फोर फिंगर कहेंगे, और एफ से बेटा फोर भी होता है और एफ से फील्ड भी होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या चुंबकीय फील्ड की दिशा को व्यक्त करेगी। और ये मध्यमा उंगली को अंग्रेजी में कहेंगे सेंटर फिंगर, सी से सेंटर और सी से करंट भी होता है। तो ये करंट अथवा करंट आई अथवा विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल ई एम एफ की दिशा को आपकी सेंटर फिंगर व्यक्त करेगी। क्लियर हो गया? अब आपको याद करना है, क्या क्या याद करना है? अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करता है, फोर फिंगर फील्ड की दिशा को व्यक्त करता है, और सेंटर फिंगर करंट अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही आपके फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फिर से मैं कहता हूं कि दाएं हाथ का नियम एक बार और सुन लें कि दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार
एडजस्ट करें कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हो जाएं। ऐसे दशा में अंगूठा चालक, चूंकि बेटा गति कराएंगे तो चालक के गति की दिशा को व्यक्त करता है। फोर फिंगर चुंबकीय फ्लक्स अथवा आप कहेंगे कि फील्ड की दिशा को, फोर फिंगर फील्ड की दिशा को, और सेंटर फिंगर करंट अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। अब आपको याद हो गया, यही है। जब हम लोग चालक को नचाएंगे तो चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी डायरेक्शन में कुंडली में अथवा चालक में धारा भी बहती है। इस तरह से ये दाएं हाथ का नियम हो गया कि हमारा अंगूठा चालक पर लगने वाले चालक के गति की दिशा को व्यक्त करेगा, फोर फिंगर फील्ड की दिशा को व्यक्त करेगा, तो सेंटर फिंगर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अंगूठा है, ये आपका अंगूठा है, इसको इंग्लिश में फोर फिंगर कहेंगे। ये आपका फोर फिंगर है। फोर फिंगर से एफ से फोर भी हुआ और एफ से एफ हो जाएगा फील्ड, FIELD, ये फील्ड की दिशा। इसे हम कहेंगे बेटा सेंटर फिंगर। ये कौन सा है? ये है सेंटर फिंगर। C से सेंटर और C से करंट भी हो गया। C से सेंटर और C से देखें करंट, ये सेंटर फिंगर करंट। तो ये जो है करंट की दिशा I और E दोनों को व्यक्त करेगा। तो ये हो गया E और I दोनों की दिशा ज्ञात करने के लिए ये हमारा सेंटर फिंगर है। फोर फिंगर F से फोर और F से फील्ड, तो ये फील्ड की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये हो गया आपके फाई की दिशा, अथवा इसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फील्ड की दिशा। और ये अंगूठा जो है चालक के गति, ये चालक की गति, ये जो है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ये करंट है। तो ये चालक की गति की दिशा को व्यक्त करता है अंगूठा। तो चालक के गति की दिशा अथवा यही जो है बल को भी व्यक्त करता है। जहाँ बल को ज्ञात करना होगा वहाँ पर हम अंगूठे का प्रयोग बल के रूप में करेंगे। यहाँ पर हम लोग चालक को नचा रहे हैं तो अंगूठा चालक के गति की दिशा को, ये गति की दिशा को ऐसे हो गया हमारा, ये ऐसे हो गया बेटा, ऐसे। तो ये हमारा अंगूठा है, ये बल को अथवा चालक के गति की दिशा को इस डायरेक्शन में, और ये जो है फोर फिंगर लिख दिया हूँ, फोर, F से फोर और F से फील्ड, तो ये चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स की दिशा को, और ये वाली जो फिंगर है वो चित्र में ऐसे बना हुआ है, ये जो है करंट की दिशा को अथवा हमारे जो है विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E की दिशा को व्यक्त करता है। इस तरह से बेटा ये आज वीडियो इतना ही, क्योंकि वह काफ़ी लंबा हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न भाग। तो हम लोग देखेंगे योक का क्या कार्य है, शू का, टीथ का, आर्मेचर का क्या कार्य है, शाफ्ट का क्या है, कार्बन ब्रश का कार्य क्या है, कम्यूटेटर का कार्य क्या है, ये सारी बातें हम लोग ध्यान से देखेंगे। फील्ड वाइंडिंग काहे की बनाई जाती है और उसके क्या कार्य हैं, एक एक पार्ट्स के विषय में हम लोग ध्यान से देखेंगे इसको, और फिर उसके कार्य क्या क्या हैं ये सब भी ध्यान से सुनेंगे। और आप लोग एक अच्छी सी नोट्स बनाइए, क्योंकि हम अगर यहाँ पर लिखवाते हैं बहुत सारी बातें तो बहुत टाइम लगता है और फिर कवर नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आप नोट्स स्वयं बनाइए और वीडियो को अपना बार बार देखिए,
और नहीं होता है तो उसको बैक करिए, फिर से देखिए और पूरा जो है नोट्स अच्छे ढंग से बनाइए। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में शेष इन विभिन्न भाग के और फिर EMF इक्वेशन जो भी आपके DC जनरेटर का वो सब हम लोग देखेंगे विधिवत। तब तक के लिए आपको ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।